कि अख्तरुल इमान आपके पास आए ना आए, ओवैसी साहब आए ना आए, उनका फ़ोन कॉल्स आए ना आए, तौसीफ आलम साहब की तरफ से भी तो फ़ोन कॉल्स आया होगा ना। जो पार्टी के आला पदाधिकारी बड़े लीडर ये कहते थे कि मैं यहाँ नेता बनने नहीं, मैं यहाँ नेता बनने नहीं आया हूँ, मेरा बेटा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, मेरा भाई लड़ने वाला है, मैं सीमा अंचल के नौजवानों को नेता बनाने आया हूँ। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि जब टिकट की बारी होती है तो बंद कमरे में आप फैसला क्यों करते हैं? कार्यकर्ताओं में से किसी पर आप एतबार क्यों नहीं कर पाते हैं? ओवैसी के ऊपर आप लोगों की उम्मीदें थी कि ओवैसी साहब आएंगे तो शायद कोई बातें बनेंगी, तो ओवैसी साहब तो आए भी, कॉलेज चौक में उनका इतना बड़ा सभा भी हुआ, जिस सभा में अख्तरुल इमान साहब ये कहे भी कि हमारे अपने हमसे रूठे हुए हैं, हम उनको मनाएंगे, उनके घर जाएंगे। आपके घर अब तक कोई नहीं आया सर। MIM यहाँ आई तो एक उम्मीद जगी, लोगों को लगा कि नहीं भाई चलो इनकी विचारधारा अच्छी है और इस पार्टी को अगर हम लोग प्रमोट करते हैं, इस पार्टी से जुड़ के काम करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में हमारे यहाँ कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन 2025 आते आते सारा चीज़ सामने में आ चुका है। जब यहाँ मजलिस आई थी, लोग मजलिस के नाम को नहीं जानते थे। AIMIM तो दूर की बात है, MIM लोग बोलना नहीं जानते थे। और हम लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी पूरी टीम की मेहनत से घर घर जाकर लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलना सिखाया। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। साथियों, आज और अभी मैं ये बहादुरगंज विधानसभा के लोहागड़ा में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ हमारे AIMIM पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ भाई हैं। यानी कि ये बात मुझे कहने पे ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे पूर्व भी मैं कई वीडियोज़ यहाँ पर बना चुका हूँ, लेकिन हम दोनों के इस बार पहले के वीडियोज़ में जो चीज़ें दिख रही थी आज वो नहीं है। चूँकि यहाँ पर एक AIMIM पार्टी का एक बैनर हुआ करता था जिसमें बहुत बड़ा फ़ोटो अख्तरुल इमान साहब का हुआ करता था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का हुआ करता था और तौसीफ भाई का भी उस बैनर पे फ़ोटो हुआ करता था। लेकिन बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज उस बैनर से हटकर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, चूँकि बिहार में ठीक 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। सबसे पहले तौसीफ भाई, कैसे हैं आप सब? सब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, सब आप सबकी दुआ है और बहुत बेहतर चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। तौसीफ भाई, सबसे पहले हम ये पूछेंगे, इतना कुछ किया आप लोगों ने MIM पार्टी के लिए, आज बैनर क्यों नहीं है सर? देखिए, हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या मेहनत की नहीं की ये आप सब जानते हैं, इलाके के लोग जान रहे हैं। जब यहाँ मजलिस आई थी, लोग मजलिस के नाम को नहीं जानते थे। AIMIM तो दूर की बात है, MIM लोग बोलना नहीं जानते थे। और हम लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी पूरी टीम की मेहनत से घर घर जाकर लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलना सिखाया। और पिछले दिनों आपने जो घटनाक्रम देखा, ख़ास करके बहादुरगंज के ताल्लुक़ से, जिस तरह से बिना किसी के मशवरे से, बिना कार्यकर्ताओं की मीटिंग किए हुए, बिना कोई जानकारी दिए हुए अचानक से जो है हैदराबाद में बैठकर पार्टी का जो फ़ैसला लिया गया, उससे हम ही नहीं बल्कि हमारे पूरी बहादुरगंज की जो यूनिट थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कारकुन थे, सब में नाराज़गी हुई और सब ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष को सारी जानकारी दी। फिर जो है कई मीटिंग का दौर चला और हम लोगों को लगा कि जब ओवैसी साहब आएंगे तो शायद उनके तरफ से पहल होगा और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मनाया जाएगा। लेकिन इन लोगों की तरफ से बिल्कुल एक तरह से MIM के कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया है, कभी किसी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है और परिणाम स्वरूप जो है हम लोगों को सामूहिक इस्तीफा देकर आज घर बैठना पड़ा है। आज आप लोगों को सामूहिक इस्तीफा देकर घर बैठना पड़ा है, चूँकि आपने कहा कि क्या ओवैसी के ऊपर आप लोगों की उम्मीदें थी कि ओवैसी साहब आएंगे तो शायद कोई बातें बनेंगी, तो ओवैसी साहब तो आए भी, कॉलेज चौक में उनका इतना बड़ा सभा भी हुआ, जिस सभा में अख्तरुल इमान साहब ये कहे भी कि हमारे अपने हमसे रूठे हुए हैं, हम उनको मनाएंगे, उनके घर जाएंगे। आपके घर अब तक कोई नहीं आया सर? नहीं, घर तो छोड़िए, दूर की बात है, लोग तो यहाँ फ़ोन भी करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। अब शायद ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये लगने लगा है कि बहादुरगंज के अंदर पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और बड़े नामचीन लोग जो है पार्टी में जुड़ गए हैं, इसलिए अब हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को शायद उनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोगों को साइडलाइन किया गया है। नहीं, जिसको उम्मीदवार बनाया गया है बहादुरगंज से, तौसीफ आलम साहब को सब जानता है और ओवैसी साहब चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं के भी प्रोग्राम हो, वो ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि हमने 2 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, एक बहादुरगंज से तौसीफ आलम और ढाका से राणा रंजीत सिंह।
लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अख्तरुल इमान आपके पास आए ना आए, ओवैसी साहब आए ना आए, उनका फ़ोन कॉल्स आए ना आए, तौसीफ आलम साहब की तरफ से भी तो फ़ोन कॉल्स आया होगा ना? देखिए, कैंडिडेट के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, चूँकि उनको बिहार में नहीं बल्कि हैदराबाद में उनकी ताजपोशी हुई है। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है तो हम लोगों ने जो पार्टी में जो समय गुजारा तो अख्तरुल इमान साहब को देखते हुए और पार्टी की जो विचारधारा से हमारी मिजाज मिल रही थी, तो उस विचारधारा को देखते हुए हमने पार्टी में जुड़ा और पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, पार्टी के लिए काम किया। अब रहा कि जब कैंडिडेट उतार दिया गया है मैदान में, तो ये जिम्मेदारी कैंडिडेट की बनती थी। चूँकि हमें याद है कि 2020 की जो तैयारी हम लोगों की थी, वो हम लोग 1 साल पहले से ही तैयारी करना चालू कर दिए थे और पंचायत लेवल से लेके प्रखंड लेवल तक और जगह जगह विधानसभा वाइज हम लोग जो है मतलब पार्टी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इस बार वैसा कुछ देखा नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है कि वो लोग एक तरह से जो है पार्टी को छोड़ चुके हैं, पार्टी कार्यकर्ता की नाराज़गी को वो लोग जो है कबूल कर चुके हैं और इस वजह से वो लोग आगे बढ़ के कोई काम नहीं कर रहे हैं। और पहले भी मैंने कहा कि अब जो समय ऐसा आ गया है कि बेगानी की शादी अब्दुल्ला दीवाना वाला काम होने वाला नहीं है। चूँकि जब 2015 में ये पार्टी आई थी तो हमारे यहाँ के लोगों ने लब्बैक कहा था। हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने एक ही पार्टी को वोट दे देकर, चाहे कांग्रेस को हो चाहे आरजेडी को हो, यानी गठबंधन को वोट दे देकर लोग एक तरह से उकता गए थे। लोगों के पास बीजेपी को हराने के लिए विकल्प के तौर पर कुछ नहीं मिल रहा था। तो जब एमआईएम यहाँ आई तो एक उम्मीद जगी, लोगों को लगा कि नहीं भाई चलो इनकी विचारधारा अच्छी है और इस पार्टी को अगर हम लोग प्रमोट करते हैं, इस पार्टी से जुड़ के काम करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में हमारे यहाँ कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन 2025 आते आते सारा चीज़ सामने में आ चुका है कि करनी और कथनी में क्या फ़र्क है। लोग सिर्फ जो है भावनाओं में भड़का के, नौजवानों को भड़का कर सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद कराने के लिए छोड़ देते हैं। जो पार्टी के आला पदाधिकारी, बड़े लीडर ये कहते थे कि मैं यहाँ नेता बनने नहीं, मैं यहाँ नेता बनने नहीं आया हूँ, मेरा बेटा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, मेरा भाई लड़ने वाला है, मैं सीमा अंचल के नौजवानों को नेता बनाने आया हूँ, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि जब टिकट की बारी होती है तो बंद कमरे में आप फैसला क्यों करते हैं? कार्यकर्ताओं में से किसी पर आप एतबार क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कहा। सर, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, जब 2020 में आप लोगों ने अंजार नईमी साहब को यहाँ से विधायक बनाकर बिहार विधानसभा भेजा, कुछ महीने के बाद क्या बातें हुई नहीं हुई ये सब आरजेडी में चले गए। उस समय आप लोग कह रहे थे, हालांकि माइक में भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई विधायक चला गया तो क्या हो गया, विधायक हमें छोड़कर चले गया तो क्या हो गया, हम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप लोग इस तरह से कहा करते थे। आज वही बातें अगर मैं आपको कहूं कि आप कुछ कार्यकर्ता, 100, 200, 1000 कार्यकर्ता जो आप लोग एमआईएम पार्टी से इस्तीफा देकर चले गए हैं, दूसरी पार्टी में गए नहीं गए लेकिन इस्तीफा दे चुके हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से वो कहा करते थे कि विधायक चले गए तो एमआईएम पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब वही लोग कह रहे हैं कि इन लोगों के चले जाने से एमआईएम पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है, चूँकि हम वोटर्स एमआईएम पार्टी के साथ हैं। देखिए, जब एमएलए यहाँ से जीतने के बाद पार्टी छोड़कर चले गए थे तो यकीनन चूँकि पार्टी की मोहब्बत में हम लोग इतने लीन थे, और इसको ये कह लीजिए कि जिस तरह से एक होता है गोबर भक्त और एक होता है अंधभक्त, तो हम लोग एक अंधभक्त के तौर पर उस टाइम में पार्टी के लिए काम कर रहे थे। और उन लोगों के जाने का गम हम लोगों को भी हुआ था कि भाई बड़ी मेहनत से इन लोगों को जिताए और ये लोग जो है पार्टी छोड़ के चले गए। चले जाने के बाद जो देखे कि कारण क्या है, उस ज़माने में तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एमआईएम का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी ये कमजोरी थी कि वो अपने लोगों को संभाल नहीं पाए और मजबूरन चारों एमएलए को या पार्टी छोड़ना पड़ा। क्योंकि जो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकता है वो एमएलए को कैसे संभाल पाएगा? क्योंकि कोई एमएलए जो बना था तो ऐसा नहीं था एमएलए बनने के बाद कि आप यहाँ पे आके ओवैसी हॉस्पिटल खोल दिए, यहाँ आके आप ओवैसी साहब का कोई स्कूल खोल दिए, यहाँ आकर कोई ऐसी सुविधा जो आम लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, कोई ऐसी सुविधा आप जब नहीं दिए तो उन लोगों की भी की जवाबदेही बन रही थी। लोग सवाल उन लोगों से भी कर रहे थे कि भाई आपको हम जिताए हैं, काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग जो है सरकार में जाइए और काम कीजिए। यही वजह रहा होगा कि वो लोग सरकार में चले गए और जहाँ तक भी हुआ काम किए हैं। तो भाई अब क्या करेंगे बताइए, क्योंकि चुनाव तो सामने है, क्या करेंगे आप? आम वोटर्स बन के रहेंगे या फिर किसी पार्टी के लिए काम करेंगे? क्योंकि आप लोग पर्टिकुलरली एमआईएम पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्या करेंगे आप?
नहीं नहीं, देखिए एक कार्यकर्ता जो होता है तो एक कार्यकर्ता कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एमआईएम में ही काम किए हैं। हमने इससे पहले जाहिद साहब के लिए भी काम किया है। उसके बाद जाहिद साहब के बाद जब से हमारे मीता तौसीफ साहब इलेक्शन में आए और हमने शुरू दिन से उनके साथ में 2015 तक रहा है, तो पहले कांग्रेस के लिए काम किए। फिर आज जब ये आई एमआईएम यहाँ आई किशनगंज में सीमांचल में, तो लगा कि भाई एक अच्छी पार्टी है और इसको लीड जो है अख्तरुल ईमान साहब कर रहे थे, और अख्तरुल ईमान साहब की शुरू दिन से हम लोगों ने इज्जत की है और आज भी इज्जत करते हैं। तो लगा कि नहीं, एमआईएम एक अच्छी पार्टी है, अच्छी विचारधारा की पार्टी है, तो हमने एमआईएम में काम किए। अब जब एमआईएम से हम लोगों को धोखा मिला है तो अब एमआईएम में जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो अब देखते हैं, समय के गर्भ में छिपा हुआ है, आने वाला समय में व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे। हमारे विधानसभा के लिए जो बेहतर विचार लेके चलेंगे, जो लोगों के लिए सोचेंगे, जो जनहित की मुद्दों पे खड़े उतरेंगे, जो नौजवानों की भावनाओं को समझ पाएंगे, ऐसे कैंडिडेट का साथ हम लोग देंगे। क्योंकि अभी बहादुरगंज के अंदर मैंने पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में और अपनी सियासी कैरियर में, मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे दरोगा द्वारा एक नौजवान को गैर जरूरी जो है परेशान किया जा रहा है, जेल भेजने का काम किया गया है। तो यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, यहाँ के नौजवान क्रांतिकारी नौजवानों ने, यहाँ के नेताओं ने, सबने मिलकर वैसे पदाधिकारी को सबक सिखाने का काम किया है, और सिर्फ लाइन हाजिर नहीं, उनको सस्पेंड कराने का काम किया है। उसके लिए हम एसपी सागर कुमार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस इलाके के नौजवानों के, यहाँ के लोगों के भावनाओं को समझा और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया। इससे पहले भी कई दरोगा आए हैं, बहुत लोगों को बहुत तरह से परेशान किया गया है। क्या कभी ऐसा मौका हुआ कि कोई एमएलए आगे बढ़ के उसका सस्पेंड करा पाया हो? चलिए तौसीफ भाई, बहुत अच्छी बात आपने कहा है, लेकिन आपने अपने बयान के अंदर कहा है कि मीता तौसीफ आलम साहब, उसी तौसीफ को मीता कह रहे हैं जिनको उम्मीदवार बनाया गया है? नहीं, वो देखिए, आज ये ऐसा नहीं है कि मीता आज हम उसको कह रहे हैं। ये हम लोग बचपन से, चूँकि सेम नाम है और लगभग एक ही मार्केट में उठना बैठना रहा है, तो शुरू दिन से हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा है और आज भी हमारा पारिवारिक संबंध है। ठीक है, इलेक्शन जो विचारधारा का यह मामला है, तो विचारधारा जब आदमी का नहीं मिले तो सवाल ही नहीं कि ऐसे लोगों के साथ में आदमी रह पाएगा। तो मेरी नाराज़गी किसी से नहीं है, मेरी नाराज़गी पार्टी के फैसले से है कि जिस पार्टी ने जिस टाइम में यहाँ के एमएलए कैंडिडेट जीतने के बाद पार्टी छोड़े थे, उस समय हम लोगों को कहा गया कि भाई अपने लोगों को समेट के रखिए, पार्टी को मजबूत कीजिए, संगठन पे काम कीजिए, संगठन को बचा के चलिए, आने वाले वक्त में आप लोगों के मशवरे से काम किया जाएगा। लेकिन जब वक्त आया तो उन लोगों ने हम लोगों के साथ में धोखा किया है और इस धोखा का खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ेगा। सिर्फ बहादुरगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे सीमांचल में जो है इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फैसले के विरुद्ध लोग जाएंगे और लोग बेहतर फैसला लेके साबित भी करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या फैसला, क्या उनको भुगतना पड़ेगा? भुगतना तो पड़ेगा। क्या पड़ेगा, जैसे कह दीजिए? जब किसी भी लोग वोट नहीं करेंगे सर, किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी वहाँ के संगठन होती है, वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं। बगैर कार्यकर्ता के कोई पार्टी चल नहीं सकती है, बगैर कार्यकर्ता के कोई नेता इलेक्शन जीत नहीं सकता है। और आप पूरे सीमांचल का सर्वे करके देख लीजिए कि जितने भी पुराने हमारे मजलिस के कार्यकर्ता थे, आज कहीं ना कहीं हर जगह के, हर विधानसभा से लोग घर बैठे हुए हैं। ये किसकी कमजोरी है? ये नेतृत्व क्षमता की कमजोरी है, जिसकी वजह से लोग आज घर बैठे हुए हैं। किसके सहारे इलेक्शन जीतना चाहते हैं? किसके दम पर संगठन बनाना चाहते हैं? क्या मासूम जैसा, तौसीफ जैसा, या बहादुरगंज के कई नौजवान जिन्होंने रात दिन एक आवाज़ पर खड़े रहकर, धूप बरसात पानी कुछ नहीं देखा, खड़े रहकर पार्टी के लिए काम किया, क्या ऐसे वफादार कार्यकर्ता आपको मिल पाएंगे? कौन लेके दौड़ेगा झंडा आपका? इससे पहले भी अगर कोई मामला हुआ करता था तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम हुआ करता था। लेकिन आज बहादुरगंज में इतना बड़ा मामला हुआ है, कहाँ है मजलिस के लोग, कहाँ है मजलिस के नेता, क्या रोल रहा है उनका? तौसीफ विधायक तो वीडियो के माध्यम से मास्टर मुजाहिद साहब को मैं सैल्यूट करता हूं कि इस मुद्दे को उन्होंने पूरी मजबूती के साथ आगे तक ले जाने का काम किया है, हर विभाग में पहुंचने का काम किया है और लोग नौजवानों के अंदर एक जोश और एक जज्बा पैदा करने का काम किया है। लेकिन यहाँ
जिनको भी कैंडिडेट बनाया गया है या जो भी मजलिस के लोग ये शुरू से कहते थे कि हम हक और इंसाफ की बात करने के लिए आए हैं, हम लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, तो आसिफ के मामले में उन्होंने क्या कुछ किया है वो आम जनता देख रही है, आम जनता समझ भी रही है।